आगे आधा डर गए। अरे बीच वाले हाँ यही बिल्कुल सही है। आगे वाले कुर्सी में आ जाओ। बस ये चार लोग आ जाओ। तुम लोग यहाँ बैठो बेटा। रूम में बैठो। क्या रूम में बैठो। दूर में अच्छा लग रहा है? थैंक यू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? खड़े होके बोलो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंटर में। अच्छा, शादी कब करनी है? जब तुम वहां बैठे थे ना, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि पढ़ाई करने के बाद क्या करनी है? तुमने कहा था मैं यहाँ से समझा था, इसलिए तुम्हें बुलाया। आप बैठ जाओ बेटा। और तुम लोग चारों वही बातें कर रहे थे और मैं तुम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। कभी भी कोई ये सब सीख है कि हमसे भी स्मार्ट, हमसे भी तेज लोग हैं दुनिया में जो हमारी एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, इसलिए हम लोग ध्यान रखें। ये लाइफ में बहुत काम आएगा तुम्हें। आज का लेसन सर्वप्रथम शिक्षा के सागर परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी, 1857 की क्रांति की नायिका मां वीरांगना अवंतीबाई लोधी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के श्री चरणों में नमन करते हुए इस कॉलेज की संस्थापिका मां हरप्यारी देवी जी, उनके पतिदेव, आज के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष, मेरे साथ दिल्ली से चल के आए श्री सीपी सिंह जी, पुनीत राजपूत जी, माहौर साहब, लक्ष्य टेक्निकल टीम से इंजीनियर रवि सिंह, इंजीनियर दिनेश जी, भारतीय वायुसेना से अभी हमारे बीच पहुंचे हैं दर्शन सिंह राजपूत जी, यहाँ गांव के सभी सम्मानीय श्रद्धेय वरिष्ठ जन, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इंजीनियर भुवनेश, रवि और उनकी जो पूरी युवा टीम है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए इतनी बड़ी बात सोची। जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चों के साथ में इधर जो हमारे अभिभावकगण यहाँ बैठे हैं, पेरेंट्स और वरिष्ठ जन, कभी आपने आज से पहले अपने गांव में ऐसा होते देखा? पहली बार हो रहा है? तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग देवी जागरण के लिए, भागवत के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन कभी हम लोग शिक्षा के लिए इस प्रकार से इकट्ठे नहीं होते। ये एक समाज में बदलाव और परिवर्तन वाली बात है। यहाँ जो बच्चे हैं, आप लोग सुबह आप लोगों ने एग्जाम दिया, काफी सुबह आप लोग आ गए होंगे। सर्दी बहुत थी, कोहरा था, ठंड थी काफी, लगभग 3-3.5 घंटे आप लोगों को यहाँ पे हो गए, है ना? तो इसलिए बाकी सभी लोग जो हमारे साथ आए हैं वो आप लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय हम लोगों को बचाना है और आप लोगों को अपने घर भी जाना होगा। लगभग 300 बच्चों ने एग्जाम दिया। जो टॉप 10 में आएंगे उनको पुरस्कार मिलेगा और जो उसके बाद की रैंक में आएंगे उनको भी कुछ ना कुछ सम्मान देने का और विशेषकर सभी बच्चों को गाइडेंस देने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। हम लोग इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि आप लोग जो ये परीक्षा आपने दी है, इस परीक्षा के माध्यम से आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इस प्रतिभा का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे करेंगे? हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने के बाद हमारा कुछ उद्देश्य होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ बनना है। यही सबका उद्देश्य है। हर बच्चा चाहता है कि मेरा सपना है मैं कुछ बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, टीचर बनूं, आईएएस बनूं, सिपाही, सब सोचते हैं। क्या कोई
कोई बच्चा ऐसा है जो सोचता है कि मैं पढ़ाई करके कुछ ना बनूं? कोई बच्चा ऐसा है? यानी सब लोग इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़ लिख करके हम लोग कुछ बन जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि सारे लोग नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग आपकी जो आपसे सीनियर हैं, जो आपकी बुआ हैं, आपके चाचा हैं, अगर आप उनमें से देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की होगी, लेकिन वो लोग आज भी गांव में खेती कर रहे हैं या दुकान का छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं बन पाए। जो लोग नहीं बन पाए और जो लोग बन जाते हैं, उसके बीच में किस चीज का अंतर है? जो लोग बन जाते हैं उनको पता है कैसे बना जाता है, और जो लोग नहीं बन पाते उनको उसकी जानकारी नहीं होती। तो आप लोग चाहोगे कि आपको आज जानकारी दी जाए? सभी बच्चे चाहते हो? गुड। बनने के बाद शादी हो जाएगी बेटा, बनने के बाद भी हो जाएगी। अभी जो बच्चे हाई स्कूल या 9th में है, 9th और 10th वाले बच्चे हाथ उठाओ। गुड। मतलब 50% से ज्यादा बच्चे 9th और 10th के हैं, और जो 10th से ऊपर है वो हाथ उठाओ। मतलब बाकी 11-12 वाले हैं। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 9th से ऊपर है। तो आप समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो 9th से ऊपर है उनको सब समझ में आएगा। अभी आप लोगों की सबसे सही उम्र है हमको क्या बनना है इसको तय करें। आमतौर पर गांव में 2-3 चीजें बहुत प्रचलित हैं। 2-3 चीजों के बारे में सब लोग बात करते हैं कि मैं तो भैया बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा, या तो मैं डॉक्टर बनूंगी, या तो मैं टीचर बनूंगा। ये हर कोई जानता है गांव में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंजीनियर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना है, तो 90% बच्चों को उसकी जानकारी नहीं होगी। या डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना है, उसकी जानकारी 90% बच्चों को नहीं होगी। अगर हमें जानकारी नहीं है, अगर हमें यही पता नहीं है कि कौन सा एग्जाम होता है, कौन सी तैयारी होती है, तो उस परीक्षा में पास होना हमारे लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हम लोगों को आखिर बनना क्या है। तो सबसे पहले क्या क्या करना है, हमारा अपना क्या लक्ष्य, क्या क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य कि हमको ये बनना है। जैसे वो बच्चा जो आया आकाश, उसने कहा कि मुझे डीएम बनना है। तो डीएम क्या होना चाहिए उसका? अभी 1 मिनट में मैं भेज दूंगा, सुनो मैं भेज दूंगा, 1 मिनट सॉरी। तो जैसे उसको मालूम है, लेकिन अभी बहुत क्लियर नहीं पता उसको ये तो पता है कि मुझे डीएम बनना है, लेकिन डीएम बनने के लिए बहुत सारी जानकारी चाहिए कि कब से तैयारी शुरू करनी है, कौन सी किताब पढ़नी होती है, इसकी परीक्षा कब होती है, हमारी उम्र क्या होनी चाहिए, हमारे पास डिग्री कौन सी चाहिए। यानी बहुत सारी जानकारी उस बच्चे को अभी और हासिल करनी है। गांव में आप लोग जानते होंगे, तो अभी सभी लोग गांव में रहते हो, हम जानते हैं कि डीएम होता है, एसपी होता है, एसडीएम होता है, लेकिन हम लोगों में से ज्यादातर बच्चों को या उनके माता पिता को नहीं पता होता कि डीएम बनते कैसे हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता। वही चीजें हम आप लोगों को बताने आए हैं, और अगर अभी आप लोग समझ लोगे तो आगे चल के आपको जो कुछ बनना है वो बनना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम, जब आप 9th, 10th, 11th, 12th इन 4 क्लास में अगर पढ़ते हो, और या उससे पहले 8th में, 6th में, 7th में, तो सबसे पहले आप ये तय करो कि मुझे बनना क्या है। यानी आप अपने लक्ष्य को तय करो। पहला काम, अगर जिस दिन हमने अपना लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे ये बनना है, 50% मेरा अब उस लक्ष्य
लक्ष्य के हिसाब से हमारे सामने ये आएगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चों को इस लक्ष्य और उसके बीच में जो मेहनत है, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइडेंस, मार्गदर्शन, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। अभी जिन लोगों ने 12वीं क्लास पास किए, कोई बच्चा 12वीं क्लास जिन्होंने पास किया कौन कौन है? अभी 12वीं पास वाले नहीं है यहाँ पर कोई? 12वीं क्लास में पढ़ते हैं वो कौन कौन है? आप लोगों में से अगर किसी को मैं पूछूं कि अगर हमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम क्या होगा, नाम बता सकते हो? नहीं मालूम। उसको हम कहते हैं IIT। क्या बोलते हैं? IIT सबसे टॉप क्लास इंजीनियरिंग होती है। इसी तरीके से डॉक्टर बनना है तो उसके लिए होता है B.Ed नहीं, हाँ MBBS बोलते हैं डॉक्टर को, वेरी गुड। लेकिन जो परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, उसका नाम है नीट। क्या नाम है? नीट, NEET, नीट। इसी तरीके से तमाम परीक्षाओं के लिए, तमाम जो पोस्ट है उसके लिए एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। लेकिन गांव में इनकी जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते कि हमको पढ़ना क्या है। अब देखो, मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। हम आगे चल करके 2 जगह जाएंगे या 3 जगह जाएंगे। कहां जाएंगे? ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी आसान होती है, उसमें सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, एक बार बन गए तो आराम से तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा सरकारी नौकरी का, कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। आपकी अपनी जो योग्यता है और आपकी अपनी सोच है, अपनी योग्यता और सोच के हिसाब से आप लोग अपनी नौकरियां तय करोगे। कोई बच्चा चाहेगा मैं टीचर बन जाऊं सरकारी स्कूल में, कोई बच्चा चाहेगा मैं डिग्री कॉलेज में टीचर बनूंगा, कोई चाहेगा मैं सिपाही बनूंगा, कोई चाहेगा मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, कोई चाहेगा मैं IPS बनूंगा, कोई चाहेगा मैं बैंक में क्लर्क बनूंगा, कोई बच्चा चाहेगा कि मैं बैंक में मैनेजर बनूंगा, कोई बच्चा चाहेगा मैं लेखपाल बनूंगा, कोई चाहेगा मैं SDM बनूंगा। यानी सरकारी नौकरियों के बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने आएंगे। ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं वो अलग अलग क्षेत्र की नौकरियां हैं। लेखपाल, टीचर, बाबू, IAS, IPS, आपके बैंक के कर्मचारी, रेलवे के ऑफिसर, लोको पायलट, ये सब क्या है? सरकारी क्षेत्रों की नौकरियां हैं। और इन सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों के लिए हम अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हैं, अलग अलग पैटर्न पर। आप लोग आगे चलकर किसी भी सरकारी नौकरी में जाना, ये आपका अपनी सोच है, आपका अपना लक्ष्य है। लेकिन कुछ बातों को बेसिकली आप याद रखना जो आपको बहुत काम आएंगी। क्या बातें याद रखनी है? सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिए हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम देने होंगे। सरकारी नौकरी ऐसे नहीं है कि मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, BA BSc कर लिया, मुझे मिल गई। अगर टीचर बनना है तो B.Ed करके टेट या CET देना पड़ेगा। सिपाही बनना है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देना पड़ेगा। SDM बनना है तो PCS का एग्जाम देना पड़ेगा। कमिश्नर बनना है तो IAS का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है, इवन डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम, इंजीनियर बनना है तो IIT का एग्जाम भी आपको पास करना पड़ेगा, जो आपने हाई स्कूल, इंटर, BA BSc से अलग होगा। पहला काम क्या होगा? आपको नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा में बैठना होगा और उसे पास करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन एग्जाम। हर नौकरी के लिए, लगभग हर नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम होगा, बिना उसके आपको ये सब चीजें हासिल नहीं होगी। अब देखो, क्योंकि आप लोगों को एक एक नौकरी के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, पूरा दिन लग जाएगा।
मैं आपको कॉमन बताऊंगा कि कॉमन चीजें ऐसी कौन सी है जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए ताकि हम किसी न किसी नौकरी में सफल हो जाए। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो हम 6, 7, 8, 9, 10 में मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हो आप लोग, गणित 6, 7, 8, 9, 10 का जो मैथ है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं। जैसे अगर किसी को बीएड करनी है, बीएड का इंट्रेंस होगा, उसमें बेसिक मैथ आता है। आपको एसएससी का, बैंक का या पीसीएस का पेपर देना है तो उसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैथ हम 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमको इस मैथ की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। हम 12th कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन मैथ की प्रैक्टिस हम लोग करते रहे। मैथमेटिक्स बहुत सारी सरकारी नौकरियों के कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। एक काम। स्टैंड उसमें गाड़ी नहीं, दूसरा, स्टैंड नहीं ला पाया। लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बेसिक रीजनिंग पूछी जाती है। ये चीजें जब आप लोग 12th पास कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक रीजनिंग क्या होती है। आप मैथ को अगर अच्छा कर लेंगे तो रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग मैथ से ही निकलती है। तीसरा आपको क्या करना है, हम लोग अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कभी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जीके नहीं पढ़ते। कोई बच्चा पढ़ता है जीके, जनरल नॉलेज? लेकिन आप जितनी भी सरकारी नौकरियों के एग्जाम देखेंगे, सभी सरकारी नौकरियों का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में आपसे जीके पूछी जाती है। जैसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है, अशोक का जो चिन्ह है वो कहां से लिया गया, गंगा के मैदान में कौन सी फसल होती है, इसको हम बोलते हैं जीके। और जो आपकी जीके है, जनरल नॉलेज है, वो आपके सभी एग्जाम्स में आती है। हम लोग क्या करते हैं कि हाई स्कूल में हाई स्कूल के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंटर में इंटर वाले पढ़ते हैं, और फिर बीए या बीएससी में आके हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे बीएससी में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया तो वो पढ़ते रहते हैं, या बीए में हमने इतिहास, भूगोल, इंग्लिश ली तो वो पढ़ते रहते हैं। हम कभी जीके को, जनरल नॉलेज को नहीं पढ़ते। लेकिन आप लोग एग्जाम देखना, कोई सी भी परीक्षा, उस सारी परीक्षाओं में जीके पूछते हैं। तो आप लोगों को अभी से क्या काम करना है कि अपने घर वालों से कह के एक तो जीके की बुक मंगवानी है, कोई सी जनरल नॉलेज की, और उससे सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन, कहाँ, क्या है, ये आप लोग याद करो अभी से। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली राजधानी बनने से पहले कहाँ थी? पुरानी दिल्ली। वेरी गुड। और उससे पहले कहाँ थी? उससे पुरानी दिल्ली। तो उसने अपना कॉमन सेंस जवाब नहीं दिया कि भाई अगर अभी नई दिल्ली है तो पहले पुरानी दिल्ली होगी। दिमाग में फिर आया, नई दिल्ली राजधानी बनने से पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। कहाँ थी? पुराने लोग बोलते कलकत्ता, अब कलकत्ता का नाम है कोलकाता। तो ये जो सवाल है कि नई दिल्ली पता है, लेकिन नई दिल्ली से पहले कहाँ थी, अगर ये भी आपको पता है तो आपको जीके आती है। इसी को बोलते हैं जनरल नॉलेज। और ये जनरल नॉलेज, ये ज्ञान है, ये आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में मदद करेगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि जीके की नॉर्मल बुक से भी आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 6, 7, 8 क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे सामाजिक विज्ञान, पढ़ते हो? 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान या
सामाजिक विषय जो भी उसका नाम है, अगर उसकी किताबों को आप पढ़ना ध्यान से तो आपको समझ में आएगा लेखपाल सिपाही से लेकर के आईएएस तक जितने एग्जाम होते हैं उन एग्जाम का 70 से 80% वहीं से पूछते हैं, उसी सामाजिक विज्ञान से। देखो छठी क्लास में 7वीं क्लास में आपके पास सामाजिक विज्ञान में भारत का इतिहास पढ़ते हो। अब सवाल ये पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, जीके में आपसे आईएएस में सवाल पूछा गया कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो अगर आप लोगों ने छठी क्लास की बुक में सामाजिक विज्ञान में अगर ठीक से पढ़ा हो हिस्ट्री वाला पार्ट, तो उसमें लिखा होगा मौर्य वंश। उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। क्लियर? यह मान लो आईएएस, पीसीएस, बैंक, रेलवे के किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सवाल आया कि जो हमारे ग्रह हैं उन ग्रह की गति के नियम किसने दिए थे, बताओ। केपलर, वेरी गुड, इनको जरा ताली बजाओ भाई। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, ग्रहों की गति के नियम, गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, और जो ऊपर ग्रह हैं, ग्रह कैसे मूवमेंट करते हैं उसके नियम दिए थे केपलर ने। अब इस बच्चे ने पढ़ लिया, ये कहां पढ़ा होगा बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। तो इसका मतलब है कि 10th की साइंस की किताब में लिखा हुआ है वही चल के आगे आईएएस में भी पूछा जाएगा। तो हमको दिमाग लगाना है कि जो कुछ 10th में है, जो कुछ 9th में है, जो कुछ 11th में है, जो कुछ 8th में है, जो कुछ 12th में है, वो हमको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो क्या काम करोगे आप लोगों की, जो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की किताबें जो हैं, चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, उनको आप लोग अच्छे तरीके से अभी पढ़ना, और जब आप 12वीं क्लास पास कर लेना उसके बाद भी उनको रिवाइज करते रहना, ये आपको बहुत काम आएगा। इवन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैक्सिमम सरकारी नौकरियों में बिना उसके आप पास नहीं कर सकते, क्योंकि सब में वो है, सब में जीके के रूप में पूछा जाएगा। क्लियर? उसके बाद आजकल के समय में जितनी भी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स और पढ़ाई को लेकर के हम लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सारे सरकारी काम, सारे ऑफिस के काम किसमें होते हैं? आप किसी बैंक में जाओ, किसी पोस्ट ऑफिस में जाओ या किसी सरकारी ऑफिस में जाओगे तो वहां सारे अधिकारी या सारे कर्मचारी किस पे काम करते हैं? कंप्यूटर पे। तो जब वो लोग काम कर रहे हैं और हमको भी नौकरी चाहिए उन्हीं की जैसी, तो हमको किस में काम करना होगा? तो आप लोग याद रखना, टाइपिंग करना, कंप्यूटर में बेसिक जो काम होते हैं वो करना आप लोग सीखना। और अभी कैसे यहाँ जो बच्चे हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 9th, 10th, 11th, 12th वाले हैं। आपको पता है दिल्ली जैसे शहरों में जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे ये बच्चे भी कंप्यूटर सीखते हैं। 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास के बच्चों की कंप्यूटर की क्लास होती है अलग से। तो आप बताओ, आप लोग 12वीं में आ गए, अगर आप लोग अभी से नहीं सीखोगे तो आप इतने छोटे बच्चों को पकड़ पाओगे लाइफ में? ये क्या है, ये आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो 12वीं में सीख रहे हो और उसने 3री क्लास में सीखना शुरू कर दिया। तो जब ये 12वीं में पहुंचेगा तो इसको तो बहुत तेज कंप्यूटर आता होगा। तो क्या काम करना है हम लोगों को? सब लोगों को कंप्यूटर सीखना है, चाहिए नहीं? सीखना ही है। और कहां सीख सकते हो? डिवाइन का नाम किसने सुना है? तुम लोगों ने डिवाइन का नाम सुना? सुना? तो डिवाइन में बेटा बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर हैं। क्या है? अभी जब आपके 12वीं के एग्जाम हो जाएंगे, जो 12th में पढ़ते हैं उनकी परीक्षाएं हो जाएगी मार्च में, हाई स्कूल वालों की भी हो जाएगी।
तो अगर आपकी फरवरी या मार्च में एग्जाम हो जाएंगे तो एग्जाम होने के बाद क्या पड़ जाएंगी? छुट्टियां। वेरी गुड। तो छुट्टियों में क्या करोगे? क्या करोगे? दावत खाएंगे, घूमेंगे, गंगा नहाएंगे, हैं? बेटा इन्हीं छुट्टियों में जो आपके एग्जाम के बाद छुट्टियां होती है ना 3 महीने की, इन 3 महीने की छुट्टियों में साइकिल उठाओ, रोजाना दिवाली जाओ, 500 रुपए 600 रुपए लेता है 1-1.5 घंटे सिखाने का, और वहां जाके कंप्यूटर पे टाइप करना, पेंटिंग करना, ये सारे काम सीखो। 3 महीने में आप बहुत सीख जाओगे। और जिन लोगों के घर पे थोड़ा ठीक ठाक पैसा है, मान लो किसी के पापा सरकारी नौकरी में है, अगर वो ले सकते हैं तो 7-8 हजार रुपए में एक कंप्यूटर आ जाता है। अपने घर पे मंगा लो, घर पर प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत काम आएगा। अभी आप लोगों को लगता होगा मोबाइल कितने लोग चलाते हैं? हाई स्कूल के ऊपर वाले सब चलाते होंगे, पक्का बता रहा हूं। अरे तुम्हारे पास अपना नहीं है लेकिन चलाते तो होंगे, नहीं है? चलो कुछ बच्चे झूठ बोल रहे हैं, मतलब मोबाइल चलाते हैं ना हम लोग, मोबाइल में हम लोग यूट्यूब देखते हैं, है ना? देखते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप भी चलाते हैं, और भी कुछ चलाते होंगे। टिकटॉक देखते हो, सबको मालूम है टिकटॉक आता है। तो मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसका इंटरटेनमेंट के लिए। हम उससे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि कोई गाना देख लिया, कोई मैसेज देख लिया, टिकटॉक देख लिया, वीडियो देख लिया। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि उसी मोबाइल पे जहां इंटरनेट है, उस इंटरनेट में गूगल है। गूगल पे जाके हम दुनिया की बहुत सारी जानकारियां भी देख सकते हैं। कौन सी परीक्षा होगी, कितनी वैकेंसी है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर वीडियो पड़े हुए हैं। किसी भी, जैसे आपके स्कूल में मान लो केमिस्ट्री, 12वीं क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है जिसका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मान लो खड़े हो जाओ, केमिस्ट्री वाले कौन है? 12वीं में 11वीं केमिस्ट्री किसकी है? मान लो केमिस्ट्री में एक पीरियडिक टेबल है, आवर्त सारणी, सुना है? अब मान लो आवर्त सारणी में क्या होता है कि जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी बॉन्डिंग करके उनके नाम रखे गए हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। अब मान लो किसी बच्चे को समझ में नहीं आता कि जो केमिकल नेम है वो नाम कैसे रखे जाते हैं, तो आपको बता रहा हूं मैं, आप लोग अपने मोबाइल पे यूट्यूब खोलिए, ठीक है? और यूट्यूब खोल करके उस पर देखिए, डालिए पीरियडिक टेबल, आवर्त सारणी, तो उसके ऊपर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा पूरा। कोई टीचर होगा हमारे तरह, वो बताएगा आपको कि इसका कंपोजिशन करेंगे तो ये इसका रासायनिक नाम होगा, ये करेंगे तो वो पूरा समझाएगा। कभी कभार क्या होता है कि टीचर बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं कर पाते। जैसे हम लोगों की 11th-12th में शायद सेम कंपोजिशन होगा, हम लोग जब पढ़ते थे तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, 3 थे। अभी शायद यही होगा। तो कभी कभार क्या होता है कि केमिस्ट्री जैसा टफ सब्जेक्ट या फिजिक्स में कोई डेरिवेशन हमको समझ में नहीं आ रहा, मान लो आप 11th में पढ़ते हो और आपको फिजिक्स में समझ में नहीं आ रहा, टीचर आपको एक बार पढ़ा के चला गया, हो सकता है दोबारा आपने उससे ना पूछा। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको गूगल पे जाइए या आप यूट्यूब पर जाके उसका वीडियो देखिए 25 मिनट का, तो वहां कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई एक्सपर्ट आपको 30 मिनट में वो चीजें समझा देगा। तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी का प्रयोग ऐसे करना चाहिए ताकि वो हमारी पढ़ाई में हेल्प कर सके। आपको कुछ नहीं आता, जैसे मान लो मैंने आपसे ये सिंपल पूछा कि मौसम में बदलाव कैसे होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मौसम में बदलाव कैसे होता है, तो यहां बैठे हुए कितने बच्चे एक पेज का आंसर लिख सकते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं लिख पाएगा। अब देखो, वेदर कैसे चेंज होता है, इसको आप यूट्यूब पर जाके देखना।
हिंदी में आप लिखिएगा मौसम में बदलाव, ये टाइप करना और उसको वीडियो आएगा, वीडियो सुनना। तो उस वीडियो में आपको पूरा बताएगा वो कि सूरज है, सूरज इन दिनों में ऐसे चलता है, उसकी रोशनी सीधी आती है, फिर पृथ्वी की गति के कारण उसकी दिशा बदलती जाती है, टेम्परेचर बदलता है, बहुत सारी चीजें वो आपको बताएगा। उस तरीके से मौसम और ऋतुएं बदलती हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हम लोग जो किसी किताब से या किसी कोई टीचर हमको नहीं बता पाता, वो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखो ये मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको ना आगे चल के काम आने वाला है। आज हो सकता है आप लोग ना इसको सीरियसली ना लो, आज आपको लग रहा होगा कोई बात नहीं, हम तो एग्जाम देने आए थे, सर आए थे, सर ने लेक्चर दिया और हम अपने घर चले गए। लेकिन बेटा याद रखना, आज से 4 या 5 साल बाद तुम लोगों के सबके सामने ये ऑप्शन होगा कि मैं अपनी नौकरी कैसे हासिल करूं। आज आप 12वीं में पढ़ते हो ना, 11th 12th में, आज आपको नहीं एहसास होगा, लेकिन जैसे ही आपकी बीएससी हो जाएगी, एमएससी हो जाएगी, उसके बाद आपके सामने यही ऑप्शन आएगा कि मुझे कोई नौकरी मिले, मुझे कोई नौकरी मिले, मेरा कोई कैरियर बन जाए, यही सबके सामने विकल्प होगा। तब आपको ये सारी चीजें जो मैं आज कह रहा हूँ वो याद आएंगी कि सर ने जो उसने बताया था, अगर वो चीजें हम अभी से पढ़ रहे होते तो हो सकता है हम लोग कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल के किसी न किसी सर्विस में सेलेक्ट हो गए होते। तो आज इन चीजों को आप लोग बहुत लाइटली मत लेना, ये सब आपको काम आने वाली है। ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में, और कोई भी बच्चा पढ़ता है, ये मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई भी बच्चा पढ़ाई इसलिए नहीं करता है, उसे कुछ बनना नहीं है। हर बच्चे को कुछ ना कुछ बनना है, और जिसको बनना है उसको पढ़ना ही होगा। बिना पढ़े आप नहीं बन पाओगे। एक और छोटी सी गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग पढ़ाई पर बहुत जोर देते होंगे और हम लोग याद करने पर बहुत जोर देते हैं। जैसे अभी जनवरी का महीना है, फरवरी में हमारे एग्जाम है, अगले महीने बोर्ड एग्जाम। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, याद कर रहे होंगे। जिसका हिस्ट्री है वो हिस्ट्री याद कर रहा होगा, जिसका केमिस्ट्री है केमिस्ट्री के क्वेश्चन याद कर रहा होगा, और जो क्लास में पढ़ाया गया है वो अगर याद नहीं होगा तो क्या करेंगे कि वो पेपर आते हैं मार्केट में, क्या नाम बोलते हैं उनका, मॉडल पेपर टाइप के, उनको लाएंगे, उनको रटेंगे और जाके एग्जाम में लिखाएंगे। और फिर अगर जून में पूछा जाएगा तो क्या था तो सब भूल जाएंगे। हमारा जो पढ़ने की स्टाइल है, उस पढ़ने की स्टाइल में हम लोग याद करने पर या रखने पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन हम सीखने पर बहुत कम जोर देते हैं। किस पर? सीखने पर। जैसे आप उदाहरण से समझो, मैंने इतिहास का एक क्वेश्चन रटा, एग्जाम में लिखा और भूल गया। एक साइकिल जानते हो आप लोग, साइकिल? तो साइकिल चलाना हम याद करते हैं या सीखते हैं? सीखते हैं। तो एक बार जब हम साइकिल चलाना सीख गए, यहां से डिवाइस चले गए, डिवाइस से यहां आगे घूमते रहे, और उसके बाद 2 साल के लिए हम दिल्ली चले जाए, हम लौट के आएंगे तो साइकिल चला पाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने साइकिल चलाना सीखा है, याद नहीं किया। इसी तरीके से आपकी पढ़ाई है, आप पढ़ाई को सीखो, उसको याद मत करो। जिस दिन आप पढ़ना सीख जाओगे उसे आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे। हर जगह, हर परीक्षा में, हर मौके पर वो आपको काम आएगी। तो कैसे पढ़ना है? सीख के पढ़ना है। क्लियर? और इस सीखने को आसान बनाने का तरीका है कि हम याद करने के बजाय लिखना सीखें। क्या करना? जितना आप लिखोगे उतना ही चीजें आप सीखते चले जाओगे। कैसे सीखोगे? जब हम याद करते हैं तो एक पेज को पढ़ने में फटाफट से पेज पढ़ा और निकल गए, पेज बंद किया और रखते हैं। क्लियर? लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक एक शब्द लिखेंगे, और जब एक एक शब्द लिखते हैं तो बहुत समय लगता है, और जब बहुत समय किसी चीज पर लगता है तो उस चीज को याद करने के बजाय हम लोग उसको सीख जाते हैं, उसको समझ जाते हैं। क्लियर? तो आप अपनी पढ़ाई में एक टेक्निक चेंज करना, मेरे कहने से याद करने से ज्यादा फोकस आपका किस पे होना चाहिए? लिखने पे। आप राइटिंग को अपनी हॉबी बनाओ,
कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप कोई भी एग्जाम दो, उस एग्जाम की तैयारी में आप हमेशा लिख करके उसकी तैयारी करना। जितना ज्यादा आप लिखते जाओगे उतनी चीजों को आप क्लैरिटी के साथ सीखते जाओगे। जैसे मैंने साइकिल का एग्जाम किया ना, कि साइकिल हम सीखते हैं, हम साइकिल याद नहीं करते, तो अगर हम सीख गए तो हम जीवन में कभी उसको नहीं भूलेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि हाई स्कूल इंटर तक की जो किताबें हैं, यही किताबें आगे चल के IAS जैसी बड़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। अगर अब ये हमने इनको सीख लिया तो हम इनको कभी नहीं भूलेंगे। और अगर हमने इनको अभी नहीं सीखा तो जो हम दिल्ली जाएंगे IAS की तैयारी करने या नीट की तैयारी करने कोटा, तो वहां जाके हमको फिर से कोचिंग लेनी पड़ेगी, फिर से वही किसी टीचर से पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने याद किया था, हमने उसको सीखा नहीं था। क्लियर? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये आपको बहुत काम आएंगी। और अंत में मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही बात कहूंगा। आप सभी लोग गांव से हो, मैं भी गांव से हूं, मेरा जन्म एक गांव में हुआ है। गांव में रह के मैंने पढ़ाई की और मेहनत करते 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 मैं यहां तक पहुंचा। आपका जन्म चाहे कहीं हुआ हो, चाहे कैसा ही गांव हो, चाहे कितने गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ही गरीब घर में पैदा हुए हो, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मेहनत करने का जज्बा है तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा में किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत के अलावा उसका कोई और विकल्प नहीं है। और आप लोगों के सामने शिक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से आप अपने उद्देश्यों की, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बिजनेसमैन बन जाएं या हम कंपनी फैक्ट्री खोल लें। हम किसानों के बच्चे हैं और किसानों के बच्चे केवल मेहनत करके ही अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, CA आदि बन सकते हैं। तो पुनः मैं आप सभी लोगों को, जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे, उनको बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूं। जो पीछे रह गए उनको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग मेहनत करिए, मेरिट में आइए। और माता जी को, कार्यक्रम के सभी आयोजकों को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि एक बहुत पवित्र प्रयास आप लोगों ने यहाँ पर किया। और जो बच्चे गांव के गरीब परिवारों से यहाँ मेरिट में आएंगे, उनको भविष्य में हर तरह की सहायता हम लोग उपलब्ध कराएंगे, किताबों से लेकर के उनकी पढ़ाई में। जो बच्चे टॉप करते जाएंगे उनको लक्ष्य की टीम के माध्यम से पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, मोटिवेशन, गाइडेंस, सभी चीजों में हम लोग हेल्प करेंगे। तो सभी लोगों को यह प्रयास करना है कि वो टॉपर्स बने, मेरिट में ऊपर आए, ताकि उनको लक्ष्य के माध्यम से उनका सपना पूरा करने में सहयोग मिल सके। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमिश्नर साहब।